जय सिया राम प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली सिया राम ई लर्निंग में। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत की एक और प्रमुख जनजाति जिसका नाम है नागास। मुख्यतः यह नागालैंड में पाया जाता है, इसीलिए इसको नागा के नाम से जाना जाता है। इसके पहले हमने भारत की कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में जैसे कि गद्दीस के बारे में या संथाल के बारे में बात की थी। तो आज हम लोग मुख्य रूप से बात करने वाले हैं नागा जनजाति की, जो भारत के नागालैंड प्रदेश में या त्रिपुरा और मिजोरम वाले क्षेत्र में या फिर बोल सकते हैं भारत के अलावा म्यांमार में भी नागा प्रजाति के लोग या जनजाति पाई जाती है। तो सबसे पहले अगर हम निवास क्षेत्र की बात करें इन नागा की कि नागा लोग रहते कहाँ हैं, तो नागा लोगों का जो निवास क्षेत्र है वो मुख्य रूप से भारत के उत्तरी पूर्वी सीमांत प्रदेशों में है, जहाँ पर वही त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय इस तरीके के राज्य आपके पाए जाते हैं। तो देखिए, अगर हम निवास क्षेत्र के बारे में बात करें जो यहाँ पर लिखा गया है कि नागा जातियों का मुख्य निवास क्षेत्र भारत के उत्तरी पूर्वी सीमांत पर लगभग 16,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्रसारित नागालैंड राज्य में है। परंतु नागालैंड के बाहर उत्तर पश्चिम में असम एवं मेघालय, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश एवं म्यांमार, जिसको आप लोग बर्मा के नाम से जानते हैं। म्यांमार आपका भारत देश में नहीं पड़ता है, वो नया देश है आपका। तथा उसके बाद दक्षिण में मणिपुर में भी जनजातियां रहती हैं। अर्थात ये कह सकते हैं आपकी भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्व और उत्तर में जो राज्य पड़ते हैं, जो छोटे देश हैं आपका, उसमें असम है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है। इन सभी जगहों पर इस नागा जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से मुख्य रूप से जो ये निवास करती है वो नागालैंड में निवास करती है। और भारत के अलावा ये म्यांमार देश में यानी कि बर्मा देश में भी इनका विस्तार फैला हुआ है। यहाँ पूर्वी हिमालय की गुम्फित श्रेणियों से युक्त पर्वताकीर्ण धरातल, जिसकी ऊंचाई 900 से 3000 मीटर के मध्य है, इसके उत्तर पूर्व में पटकोई पहाड़ियों तथा दक्षिण में मणिपुर और अराकानियोमा की श्रेणियों, अराकानियोमा जो कि म्यांमार में पड़ता है, ये भारत में नहीं पड़ता है, यानी बर्मा में, जैसा कि मैंने बताया। तो अनाकारियोमा या मणिपुर में जो पहाड़ियाँ हैं छोटी बहुत, जो पर्वत आपके कह सकते हैं हिमालय पर्वत का जो पूर्वोत्तर एरिया है, उस क्षेत्र में कह सकते हैं कि ये नागा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक, तो ये हो गया उनका निवास क्षेत्र। और अगर हम आगे बात करें इनकी और विशेषताओं के बारे में, सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी प्रजाति विशेषताएं। इनका हाव भाव कैसा है, ये देखने में कैसे है ना, या इनकी बनावट कैसी है। तो अगर उसके बारे में हम लोग बात करें तो हम लोग देखते हैं कि जो नागा प्रजातियां हैं या जो नागा जनजाति है, उसमें जो मानव हैं, नागा लोग कद के छोटे होते हैं, यानी कि बहुत लंबे नहीं होते हैं, नाटे होते हैं। पुरुषों का कद 5 फीट के आसपास तथा स्त्रियों का कद 4.5 फीट के आसपास होता है। अर्थात 4.5 से लेके 5 फीट तक इनकी हाइट होती है, स्त्रियों और पुरुषों की नागा प्रजाति की। इनकी त्वचा का रंग पीला होता है। ये चौड़े अथवा गोल चेहरे वाले होते हैं। बाल काले, घुंघराले, सीधे व लहरदार होते हैं। आंखें गहरी भूरी, नाक चौड़ी तथा होंठ साधारणतः पतले होते हैं। इनके शरीर की बनावट ठोस होती है तथा इनके बाई मसल्स बड़े मजबूत होते हैं। प्रोफेसर रिजल के अनुसार ये लोग मंगोलाइड्स प्रजाति के हैं। किस प्रजाति के हैं? मंगोलाइड्स प्रजाति के। अगर आप मानव की प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आस्ट्रलाइड, मंगोलाइड अलग अलग प्रजातियां हैं। तो नागालैंड जो नागा प्रजाति के जो लोग हैं या नागा जनजाति के जो पुरुष है वो किस प्रजाति के है? मंगोलाइड प्रजाति के माने जाते हैं या मंगोलाइड प्रजाति के होते हैं। तथा ये छोटे होते हैं, बहुत लंबे नहीं होते हैं। इनकी त्वचा का रंग पीला होता है। ये चौड़े तथा गोल चेहरा होता है इनका, ठीक है। और घुराले बाल होते हैं, भूरी आंखें होती हैं। ये इनकी कह सकते हैं आप शारीरिक बनावट है या फिर देखने में ये कैसे लगते हैं, ये आपको समझ सकते हैं। तिब्बत की सीमा पर ये तिब्बत के निवासियों से अधिक मिलते हैं तथा म्यांमार एवं बर्मा की सीमा पर वर्गीज से अधिक मिलते हैं। जी टेलर की विश्व प्रजाति वर्गीकरण के आधार पर ये अल्पाइन प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। अल्पाइन प्रजाति यानी कि जो पहाड़ों पर या पर्वतों पर रहते हैं। इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, जिसमें हम लोगों ने संथाल के बारे में पढ़ा था। और वहाँ पर भी ये बताया गया था कि जो ऊंचे स्थानों पर या पर्वतीय स्थानों पर रहते हैं उन्हीं को हम लोग अल्पाइन कहते हैं या फिर कह सकते हैं पर्वतों के ऊपर।
अब अगर हम देखें कि इनके जीवन यापन करने का ढंग कैसा है, ये किस तरीके से रहते हैं, तो यानी क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल में करते हैं, किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें, तो नागा लोग जो होते हैं, नागा लोग की जो जीवन यापन का ढंग है, वो उनका मुख्य जो जीवन यापन का आधार है, वो क्या है? कृषि। क्या है? कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। यानी कि नागा लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि करना है और यहाँ कृषि झूम प्रणाली द्वारा होती है, इसीलिए इसको हम लोग झूम प्रणाली को झूमिंग एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। कौन से एग्रीकल्चर के नाम से? झूमिंग कल्टीवेशन या झूमिंग एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। अतः इसे कृषि को झूमिंग कल्टीवेशन कहते हैं। इसमें होता क्या है? इस प्रणाली में झूमिंग मतलब अलग-अलग जगह पर खेती करना, अर्थात यहाँ पे इस प्रणाली के अंतर्गत नागा लोग करते क्या है, किसी एक निश्चित क्षेत्र में जाते हैं, जंगल को साफ करते हैं, पेड़ों को काटते हैं और वहाँ पर खेती प्रारंभ करते हैं। जब वहाँ पर से उस मिट्टी की उपजाऊपन या उर्वरता खत्म हो जाती है, तब फिर ये लोग दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ से फिर से पेड़ों को साफ करते हैं और जंगल को साफ करते हैं और फिर वहाँ पर खेती करना शुरू करते हैं। कुछ साल बाद फिर जब यहाँ की उर्वरता खत्म हो जाती है, तो वो तीसरी जगह जाते हैं, वहाँ से पेड़ों को साफ करते हैं, वहाँ पर खेती करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद जब नई जगह, जो दूसरी जगह जहाँ पर ये खेती करके गए थे, वहाँ पर नए पेड़ उग जाते हैं, न फिर से उपजाऊपन या उर्वरता बन जाती है, तो फिर वापस आते हैं, फिर उसको साफ करते हैं। इस तरीके से अलग-अलग जगह पर वो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, मिट्टी की उर्वरता को ध्यान में रखते हुए। जब तक मिट्टी उर्वर है, तब तक वो लोग वहाँ पर रहेंगे, वहाँ पर एग्रीकल्चर का काम करेंगे। उसके बाद वहाँ से हट के वो दूसरे क्षेत्र की तरफ चले जाएँगे और वहाँ फिर से आप जंगल काटेंगे, उसको साफ करेंगे, वहाँ फिर से खेती प्रारंभ करेंगे, कृषि प्रारंभ करेंगे। तो इस तरीके की खेती को या इस तरीके के एग्रीकल्चर को ही हम लोग झूमिंग एग्रीकल्चर या झूमिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। और जो इनकी खेती होती है या जो कृषि होती है, ये मुख्य रूप से चावल की खेती करते हैं या फिर कह सकते हैं धान की खेती करते हैं, तो अपने भोजन में भी ये मुख्य रूप से चावल का इस्तेमाल करते हैं। यही चीज़ें आगे लिखी गई हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो अगर हम आगे देखें, तो इनकी कृषि में चावल प्रधान फसल है। इसके अतिरिक्त ये ज्वार, मक्का, दालें, आलू, मिर्चा, तंबाकू, पान आदि की भी कृषि करते हैं। चावल तो इनकी मुख्य खेती है, लेकिन इसके अलावा ये कुछ प्रकार के साग सब्जी, उसके बाद ज्वार, मक्का, दालें, आलू, इस तरीके की चीज़ों को भी उगाते हैं। चाय की झाड़ियाँ प्राकृतिक रूप में मिलती है। ये लोग मीथेन, भैंस, सूअर, बकरियाँ, मुर्गियाँ और कुत्ते भी पालते हैं तथा वनों से कंदमूल व फल भी आदि एकत्रित करते हैं। अर्थात ये लोग आखेटक का भी काम करते हैं, थोड़ा बहुत पशुपालन का भी काम करते हैं और मुख्य व्यवसाय तो कृषि है ही। क्योंकि साधारणतः जो जनजातियाँ होती हैं, इनको उस रूप में कह सकते हैं कि इनकी टोटल एग्रीकल्चर बारिश पर ही या वर्षा पर ही निर्भर रहती है, यानी कि नेचर पे ही डिपेंड होता है। तो हमेशा अच्छी खेती हो यह संभव नहीं हो पाता है, तो इसलिए उनको जीवन यापन करने के लिए अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे आखेट हो, चाहे हंटिंग हो यानी शिकार हो। ठीक। कृषि के अतिरिक्त ये लोग जंगली जानवरों का शिकार, जैसा कि हंटिंग मैंने अभी बोला, जंगली जानवरों का शिकार भी करते हैं। लेकिन पहाड़ी एवं मैदानी नागाओं की शिकार करने की विधियाँ भिन्न-भिन्न होती है, यानी कि अलग जो पहाड़ी नागाज़ हैं, जो वहाँ मैदानों में निवास करने वाले नागा हैं, वो अलग-अलग तरीके से शिकार करते हैं, लेकिन शिकार करते हैं। जंगली जानवरों को खदेड़ कर नदियों के खादर में लाकर भालों से मारना सभी नागाओं में प्रचलित है। शिकार में तीर कमान, भाला, दाव का प्रयोग करते हैं। इनका जो सबसे प्रमुख हथियार है, स्पेशल हथियार है, जो केवल यही लोग प्रयोग करते हैं, उसको दाव के नाम से जाना जाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कई बार एग्जाम में आया है कि दाव किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? नागाओं के द्वारा। इसके अलावा ये लोग शिकार करने के लिए तीर कमान का भी प्रयोग करते हैं और भालाओं का भी प्रयोग करते हैं। हालांकि पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाले नागा और मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले नागाज जो होते हैं, वो अलग अलग तरीके से शिकार करते हैं। लेकिन शिकार करने का एक कॉमन जो पैटर्न है इनका, ये लोग करते क्या है, जितने भी जंगली जानवर है उनको एक तरफ से हाँकना शुरू करते हैं, खदेड़ना शुरू करते हैं और फिर जो नदियों का खादर और बांगल वाला क्षेत्र है, जहाँ पर ढेर सारे छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वहाँ पर आने के बाद जानवर फंस जाते हैं, अगल बगल से पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ तक पहुँचाते हैं और फिर वहाँ पर भालों या तीर कमान या दाव से उनका शिकार करते हैं या फिर उनको मारते हैं। इस तरीके से ये लोग खेती करने के साथ साथ हंटिंग यानी शिकार का भी कार्य
करते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो पहाड़ियों के निचले भागों में नदियाँ तथा तालाबों में जालों, भालों, टोकरों तथा वंशी से मछली पकड़ने का काम भी किया जाता है, या काम भी करते हैं। शिकार के साथ साथ मछली भी पकड़ते हैं। ये लोग रत्सा नामक फल से विष प्राप्त करके उसे नदियों के जल में डाल देते हैं, जिससे मछलियां भागकर किनारे की ओर आ जाती हैं और पकड़ ली जाती हैं। अब जैसे जो मैं वो तो ऊपर वाली जो कहानी थी वो पर्वतीय क्षेत्र में ही आपको खादर और बांगड़ वाले एरियाज मिलेंगे, तो वहाँ पर वो जानवरों को हाँक कर वहाँ तक पहुँचाते हैं, वहाँ से भाले से या दाव से शिकार करते हैं। लेकिन जो नागा मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, मतलब पर्वत के तली में रहते हैं, घाटियों में रहते हैं, तो मैदानी क्षेत्र में शिकार करने के लिए ये लोग छोटे-छोटे जालों, भालों और टोकरों का इस्तेमाल करते हैं, और मुख्य रूप से ये मछली का ही शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जाल और टोकरे, बाँस की बनी हुई टोकरियाँ होती हैं, उससे मछली पकड़ते हैं। और उसके लिए ये लोग करते क्या है कि ये लोग एक प्रकार का कह सकते हैं कि रस होता है, जो कि एक विषैले या फिर जहरीले फल से प्राप्त होता है, जिसको ये लोग रत्सा नाम से जानते हैं। तो जब वो जहर वो लोग मछली नदी में या फिर तालाबों में डालते हैं, तो मछलियाँ बीच से उस जहर से बचने के लिए किनारे पर आ जाती है। तो जब किनारे पर आ जाती हैं, तो फिर ये लोग जाल से या टोकरे से मछलियों को आसानी से पकड़ लेते हैं। तो ये उनके शिकार करने का तरीका होता है, जिनसे उनको खाने पीने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थ, मछलियाँ या फिर के जानवरों की प्राप्ति होती है। आगे अगर हम देखें तो नागा लोग जो होते हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ कुटीर उद्योग भी करते हैं, जिनमें छोटे करों पर कपड़ा बुनना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात ये लोग छोटे मोटे जो कुटीर उद्योग होते हैं, कपड़े बुनने वाला काम है, वो भी ये लोग कर लेते हैं अपने जीवन यापन के लिए। ठीक, ये इनके जीवन यापन करने का ढंग है या तरीका है। अब अगर हम बात करें कि ये भोजन के रूप में क्या प्रयोग करते हैं, तो इसका भी आप लोगों को काफ़ी हद तक आइडिया लग गया होगा कि भोजन के रूप में ये मुख्य रूप से चावल का प्रयोग करते हैं, उसके साथ आलू वगैरह, ज्वार, बाजरा जो उगाते हैं। उसके बाद शिकार करते हैं, तो जो उनके मछली मिलती है या फिर कोई अन्य जानवर मिलता है, उसके मांस भी खाते हैं। उन्हीं चीज़ों को इसमें लिखा गया है ना। अगर आप एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं, या पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जैसे कि सीधे-सीधे लिखा है कि नागाओं का जो भोजन होता है, नागाओं का मुख्य भोजन चावल है, जैसा कि मैंने पहले बताया। उसके बाद ये चावल के अलावा मक्का, दालें, आलू, साग-सब्जी आदि गौण खाद्य पदार्थों का भी उपयोग करते हैं। बिल्ली को छोड़कर सभी घरेलू पशुओं का शिकार भी करते हैं ये लोग। जंगली जानवरों का मांस व मछलियाँ खाते हैं। इसके अतिरिक्त वनों से प्राप्त कंदमूल एवं फल आदि का भी उपयोग करते हैं। मतलब आखेट के द्वारा इनको जो भी जंगलों में प्राप्त होता है, विभिन्न प्रकार के कंदमूल या फल, उसका भी उपयोग करते हैं। चावल से बनी शराब जू, जिसका नाम क्या है, राइस बियर, यानी ये लोग पीने के लिए राइस बियर का भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर चावल से बनी शराब का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि और लोग जैसे पिगमी लोग वगैरह लुकरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जंगली पौधों से शराब बनाकर पीते हैं, उसी तरीके से ये लोग चावल से शराब बनाकर उसका सेवन करते हैं। और इसके साथ साथ तंबाकू, अफीम और भांग का भी उपयोग करते हैं, जो इनको जंगल से प्राप्त होता है। ठीक, अब अगर हम इनके वस्त्र की बात करें तो साधारणतः शुरुआत में जो प्राचीन नागा थे वो वस्त्रों का प्रयोग नहीं करते थे, यानी कि निर्वस्त्र रहना ज़्यादा पसंद करते थे या निर्वस्त्र ही रहते थे। लेकिन वर्तमान समय में नागाज अलग अलग प्रकार के परिधानों को पहनते हैं, और कुछ नागाज तो ऐसे हैं जो आधुनिकता में आ गए हैं, तो अलग अलग वस्त्रों का धारण करते हैं। लेकिन अगर हम उनके कपड़ों की बात करें, जो उनकी पहचान करते हैं, तो नागा लोग कपड़ों का कम ही प्रयोग करते हैं, यानी कम पहनते हैं। लेकिन अधिकांशतः इनकी पोशाक ऐसी होती है जो बहादुरी का प्रदर्शन करती है। अर्थात ये कुछ ऐसी चीज़ों को पहनते हैं जिससे इनके बहादुरी का प्रदर्शन हो सके, ये कितने शक्तिमान हैं या कितने बड़े बहादुर हैं। जैसे सींगों को गले में बांधना, गले में नरमुंडों की माला लटकाना, यानी जिसको मारेंगे उसका गला काट के अपने गले में लटका लेंगे, उसकी माला बना के, काली माता की तरह ना। तो सारे के सारे यहाँ पर काली माता ही है। ठीक है, कमर में खाल लटकाकर उसमें दांतों को लगाना और सिर पर सींगों का ताज पहनना इत्यादि एक बड़े आदर और सम्मान की बात समझी जाती है। यानी कि जो यहाँ तक कि ये लोग तो इतने हैं कि जिस नागा के पास जितने ज़्यादा नरमुंड होंगे,
वो उतना ज़्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली माना जाता है। तो कहने का मतलब ये वस्त्रों का तो बहुत कम धारण करते हैं, लेकिन अपने शौर्य को दिखाने के लिए, अपने बहादुरी को दिखाने के लिए इस तरीके की कुछ चीज़ों का ये लोग कह सकते हैं कि अब पहनते हैं या उसको धारण करते हैं। सींगों को सींग से ताज बना लेंगे, नरमुंड का माला बना लेंगे ना, तो इस तरीके से उन चीज़ों का कह सकते हैं अगर उसका पहनावा उन लोगों का उसी तरीके से होता है। देखने में तो मतलब आप डर ही जाएँगे एक बार ना। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, वर्तमान समय में धीरे-धीरे यह प्रथा समाप्त भी होती जा रही है, क्योंकि जो नागा सभ्य समाज के संपर्क में आने लगे हैं, वह आधुनिक ढंग के कपड़े पहनने लगे हैं। लेकिन फिर भी इनकी वस्त्र धारण करने की विशिष्टता विभिन्न पर्वों व विशेष अवसरों पर बनी रहती है। तो जैसे-जैसे ये आधुनिकता में मतलब जुड़ने लगे हैं और कह सकते हैं कि सभ्य लोगों से इनका परिचय होने लगा है, सभ्यता से, मानव सभ्यता से इनका परिचय होने लगा है, वैसे-वैसे उनका वो पहनावा धीरे-धीरे कम हो रहा है, वो आधुनिक वस्त्र धारण करने लगे हैं। लेकिन तब भी अपने विशेष पर्वों पर, त्योहारों पर जब अपने शौर्य का प्रदर्शन करना होता है, तब वो इस तरीके से अपने प्राचीन वस्त्रों का धारण करते हैं और उसके बाद उनकी पहचान की जाती है। ठीक है? तो ये हो गया वस्त्र की बात और भोजन की बात। अब हम नागा लोगों के आवास की बात अगर करें कि इन लोगों का घर कैसा होता है, ये किस प्रकार के घर में रहते हैं, ना? तो घर देखें अगर हम, तो जो नागा लोगों का आवास होता है, वो पहाड़ी कटकों पर बनाया जाता है। मुख्य रूप से नागा लोगों के आवास पहाड़ी कटकों पर बसे होते हैं, यानी रिजेस पर बसे होते हैं। आवास स्थल चुनते समय ये सुरक्षा, कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता तथा अस्थायी जल स्रोत की सुविधा का विशेष ध्यान रखते हैं। यानी किस स्थान पर इनको आवास बनाना है, वहाँ पर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि ये लोग झूमिंग कल्टीवेशन करते हैं, तो ऐसे स्थान पर पहले ऐसे स्थान का चयन करते हैं या ऐसे स्थान को खोजते हैं जहाँ पर आसानी से इनको कृषि योग्य भूमि मिल जाए। पेड़ों को काट कर उसको साफ करते हैं और वहाँ पर कृषि योग्य भूमि बनाते हैं। तो ऐसे स्थान पर ही अपने आवास का निर्माण करते हैं और इसके साथ साथ ये लोग ये भी ध्यान देते हैं कि उनको आसानी से वहाँ पर जल की प्राप्ति या जल की उपलब्धता हो जाए। ठीक? तो आगे बढ़े तो अगर इनका सभी नागास जो होते हैं वो एक गांव में, यानी कि एक समूह बनाकर ही रहते हैं और ये पूरे गांव के चारों तरफ एक चहारदीवारी का निर्माण करते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, जंगली जानवरों से सुरक्षा की दृष्टि से। इनका गांव एक चहारदीवारी के अंदर बसा होता है, जिसमें आने जाने का केवल एक ही रास्ता होता है। एक गांव में औसतन 200 से 250 मकान होते हैं, यानी एक मोहल्ले में या एक बस्ती में या एक गांव में नागाओं के 200 से 250 परिवार रहता है या 200 से 250 मकान बने होते हैं। मकान 2 छप्परों वाले होते हैं, यानी कि डबल मंजिला, तथा पाइन वृक्ष की सहतीरों पर टिके होते हैं। पाइन वृक्ष जो कि आप कह सकते हैं कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाए जाते हैं, जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, तो पाइन वृक्ष पतले-पतले और लंबे-लंबे होते हैं और काफ़ी मजबूत होते हैं। तो उन्हीं के कह सकते हैं कि डंडों पर या उन्हीं के सहतीरों पर के सहारे ये अपना मकान थोड़ा ऊपर के साइड में बनाते हैं, ताकि जंगली जानवरों और कीड़ों-मकोड़ों से इनकी सुरक्षा हो सके। किसी भी मकान को बनाने में संपूर्ण गांव के निवासी पूरा सहयोग करते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ में पहले होता था, भाई कोई एक चीज़ बनानी है, कोई एक मकान बनाना है तो गांव के लोग ही मिलकर बनाते हैं। अब वर्तमान समय में तो मान लीजिए कि भाई किसी के पास समय नहीं है, सबको अपना-अपना कारीगर रखना है, अपना-अपना मजदूर रखना है, अपना कार्य कराना है। वैसे ही नागाँव में क्या होता है कि अगर किसी का मकान बनाना है तो पूरा गाँव मिलकर उस मकान को तैयार करता है या उस आवास को तैयार करता है और उसके बाद उसमें एक फैमिली रहती है। गाँव का मुखिया का मकान मध्य भाग में होता है तथा सबसे बड़ा होता है। जो धनी नागा होते हैं अपने मकानों में सींग और तोरे लगाते हैं, दरवाजों पर बार वाली खाल लटकाते हैं। ये लोग जहाँ पर नृत्य करते हैं वहाँ वृत्ताकार ईंटों का घेरा बना होता है, यानी कि कुछ विशेष पहचान के लिए ये लोग मुखिया का घर पूरे गांव के या पूरे बस्ती के बीच में बनाएंगे और थोड़ा बड़ा घर बनता है। उसके अलावा जिनके पास ज़्यादा खेती की ज़मीनें हैं, जो ज़्यादा खेती कर रहे हैं, जो ज़्यादा शिकार कर रहे हैं, तो यानी जो ज़्यादा धनी नागाज़ है, वो अपने घरों के पहचान के लिए घरों के सामने अलग-अलग प्रकार की चीज़ें लगाते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से सींग हो गया, तोरे हो गई या फिर दरवाज़ों पर जानवरों के खाल वगैरह लगा दिए जाते हैं, जिससे इनके शौर्य की पहचान हो सके। ठीक? नेक्स्ट अगर बात करें तो शिकार करने के लिए या अपना जीवन यापन करने के लिए नागा लोग कुछ उपकरण का भी प्रयोग करते हैं,
जिसमें से जो सबसे प्रमुख उपकरण है उसके बारे में मैंने पहले बात किया, जिसको क्या कहा जाता है, दाव कहा जाता है ना। तो नागा लोग अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए बहुत साधारण उपकरणों का प्रयोग करते हैं। दाव इनका सबसे प्रमुख उपकरण होता है, जो बहुउपयोगी होता है, मतलब उसको अलग अलग तरीके से ये लोग इस्तेमाल करते हैं। पानी व शराब रखने के लिए बांस की नलिका बनाते हैं। कृषि कार्य हेतु कुछ नागा खुरपी एवं कुदाल का भी प्रयोग करते हैं। शिकार करने के लिए भाला और तीर कमान का प्रयोग करते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है। मछली पकड़ने के लिए प्रायः जाल व टोकरों का प्रयोग करते हैं। इनके अतिरिक्त चटाइयाँ, टोकरियाँ तथा पकाने खाने वाले बर्तन आदि अन्य प्रमुख उपकरण नागालोज अपने पास रखते हैं। तो अगर हम विशेष रूप से बात करें तो इनके विशेष उपकरण जो होते हैं वो होता है एक दाव, और उसके बाद मछली पकड़ने के लिए टोकरी, ये उनका विशेष उपकरण होता है। और एक और विशेष उपकरण है कि ये लोग पानी और शराब वगैरह रखने के लिए बांस की नलिका का प्रयोग करते हैं। बांस को काट लेंगे, एक सिरे से दूसरे सिरे से खाली हो जाएगा तो उसमें पानी या शराब रख सकते हैं। बांस तो आप लोग देखे होंगे गांव में, तो बांस अंदर से खाली होता है, तो एक तरफ से काटेंगे दूसरी तरफ बंद रहता है, तो उसमें पानी या फिर शराब रख सकते हैं। समझ लीजिए वो बॉटल का काम करता है, नेचुरल या प्राकृतिक बॉटल है उनका, ठीक है। तो इस तरीके से ये विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग अपने जीवन यापन के लिए करते हैं। तो ये तो हो गया उनके रहने का तरीका, कहाँ पर रहते हैं। अब अगर हम बात करें कि इनकी सामाजिक संगठन कैसी है, सामाजिक व्यवस्था कैसी है, ये अपने आप को किस तरीके से एक गांव में या एक बस्ती में सम्मिलित करके रखते हैं, वहाँ के कुछ नियम कानून होंगे ना। तो उनकी अगर हम बात करें तो चलिए आगे देखते हैं कि इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी है। तो सामाजिक व्यवस्था की अगर बात करें हम, तो जो नागा जाति होते हैं, सबसे पहले तो नागा जाति ज्वाइंट फैमिली के रूप में रहते हैं, यानी कि सम्मिलित परिवार प्रथा प्रचलित है। यानी कि एक परिवार में कई सारे लोग रहते हैं, उनका बेटा, नाती, पोता, सब लोग। तो ज्वाइंट फैमिली का परिचय, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इनके यहाँ है, या फिर कह सकते हैं कि सम्मिलित परिवार प्रथा है। इनके गांव में एक मुखिया या पुरोहित होता है, जो धार्मिक संस्कारों का परिचालन करता है, यानी किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों का या संस्कारों का परिचालन मुखिया करेगा या फिर पुरोहित करेगा। तथा परिवार एवं सामाजिक झगड़ों का निपटारा भी कौन करता है, मुखिया करता है, ठीक। नागा लोग प्राकृतिक रूप से ही बड़े लड़ाकू होते हैं। युद्ध में शत्रुओं के सिर काटकर उनकी माला बनाकर पहनना एक बड़े पौरुष की बात समझी जाती है। इसके बारे में भी पहले बात हो चुकी है। इन लोगों में आपसी युद्ध होते रहते हैं। बाहर से तो लड़ाई होगी, तो आपस में भी तो लड़ाई सबके यहाँ भी होती है, इनके यहाँ भी होती रहती है। इनका जीवन आपसी युद्धों में ही बीतता है। जिस नागा के पास सबसे अधिक नरमुंड होते हैं वह सबसे बहादुर माना जाता है। नागा बहिर्विवाही होते हैं। किसी भी व्यक्ति का विवाह अपने गोत्र में नहीं हो सकता है। अब देखिए, जैसे कि किसी भी समाज में धर्म तो है ही, धर्म के साथ साथ जातियाँ भी हैं, जातियाँ के साथ साथ गोत्र भी हैं। इसी तरीके से जैसे कि संथालों के अलग अलग गोत्र आप लोग पढ़े थे, उसी तरीके से नागाओं के भी अलग अलग गोत्र होते हैं। कई गोत्र होते हैं नागाओं के, जिसमें मुख्य रूप आओ, सेमा, रंगमा, रंगपा, मेगा, उसके साथ साथ कोबी, कोनयाग, संगताम, टेंगरखुल ना, ये सब गोत्र के नाम है जो नागाओं के गोत्र हैं। फोम, चांग, मिथि आदि प्रमुख गोत्र हैं। तो इनके यहाँ जो विवाह होता है, ये लोग बहुत बहिर्विवाह होते हैं। बहिर्विवाह मतलब सेम गोत्र में विवाह नहीं करते हैं, किसी दूसरे गोत्र के लड़की से या किसी दूसरे गोत्र के लड़के से विवाह इनके यहाँ होता है। अगर वो लोग सेम गोत्र के हैं, यानी कि दो लड़का लड़की दोनों चांगी हैं या लड़का लड़की दोनों फोम गोत्र के हैं, तो उनके बीच में विवाह नहीं होगा। विवाह अलग अलग गोत्रों के बीच में संपन्न होता है, ठीक है। ये नागा लोगों की विशेषता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें कि विवाह कैसे होता है, इनमें गोत्र के बाहर विवाह करने की लड़के लड़कियों को पूरी छूट होती है। यानी कि अपने गोत्र में विवाह नहीं करना है, गोत्र के बाहर किसी भी लड़के या किसी भी लड़की से आप विवाह कर सकते हैं। नागा युवकों को सोने के लिए अलग मोरुंग बने होते हैं। देखिए, बड़ी विचित्र बात है या बड़ी कह सकते हैं अच्छी भी बात है ना। नागा लोगों में क्या होता है कि जो वहाँ के युवक होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो युवा लोग होते हैं, वो युवा लोग
एक मोरूंग की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? मोरूंग की। मोरूंग होता क्या है? इस मोरूंग एक प्रकार का कह सकते हैं कि घर होता है जिसके अंदर सभी युवा लड़के और लड़कियां रहती हैं, और वहीं से यानी कि 15 से 16 साल तक के जो लड़के होते हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो लोग मोरूम के अंदर प्रवेश करते हैं और वहीं से एक दूसरे के साथ रहते हैं, काम करते हैं। तो 5, 6, 7 साल के बाद जब वो लोग वहाँ से घर के लिए वापस आते हैं, तो फिर वहाँ से वो लोग शादी करके घर के लिए प्रस्थान करते हैं। अब ये मोरूम बनाता क्या है? मोरूम युवाओं द्वारा ही बनाए जाते हैं, जिसमें अविवाहित युवक युवतियों के लिए अलग अलग शयनगार होते हैं। ये बस्तियों से कुछ दूर उन मार्गों पर बने होते हैं जो गांव में प्रवेश करते हैं। इन मोरूंगों में नाच गाने तथा आमोद प्रमोद की सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, और मुख्य उद्देश्य जो इसका है, यहाँ पर यौन शिक्षा दी जाती है कि किस तरीके से आपको शादी के बाद जीवन व्यतीत करना है। मोरूंग के सदस्य 12 से 14 वर्ष के लड़के लड़कियों के होते हैं, यानी कि जिनकी उम्र 12 साल हो गई है, 12 से 14 साल के जो लड़के लड़कियां हैं, उनको मोरूंग में भेज दिया जाता है और वहां से वो अपना जीवन यापन शुरू करते हैं। प्रवेश के समय जिन लोग, जैसे जो 12 साल के हो गए, जो लड़की और लड़कियां 12 ईयर्स इनकर उनका एज हो गया, तो जब उनको मोरूंग में भेजा जाता है तो उनका एक विशेष नाम होता है जिसको बोलते हैं नोजवरी। क्या बोलते हैं? नोजवरी होरी। नोजवरी होरी, जो कि यहाँ लिखा है नोजवरी होरी। ठीक है, ये कौन है? मोरूंग के वे सदस्य हैं जो प्रारंभ में जाते हैं। कुछ समय बाद यानी कि 3 वर्ष के बाद जब नए लड़के लड़कियां आते हैं और ये जो पुराने लड़के लड़कियां हैं, तो इनको कह सकते हैं कि पदोन्नति हो जाती है, तब इनको हम लोग बोलते हैं तुक बहोरी। क्या बोलते हैं? तुक बहोरी। पहले नोजवरी होरी, उसके बाद तुक बहोरी, 3 साल बाद। ठीक, इन लोगों में तलाक की भी प्रथा प्रचलित है। एक विद्वान है मिल्स ने बताया है कि शायद ही ऐसा कोई नागाज पुरुष या नागाज महिला होगी जिनके 2 या 2 से अधिक शादियां नहीं होगी। मतलब अक्सर इन लोगों के बीच में तलाक हो जाता है और दूसरी शादी ये लोग आसानी से कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया इनकी सामाजिक व्यवस्था। ठीक, और नागा लोग हिंदू होते हैं और मुख्य रूप से ये लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। कौन से धर्म के? बौद्ध धर्म के। और बौद्ध धर्म के बाद धर्म तो इनका बौद्ध हो गया, लेकिन इनकी जातियां या गोत्र, कई अलग अलग गोत्र या जातियां इनके बीच में पाई जाती है। तो इस तरीके से नागा लोगों का जीवन यापन चल रहा है। ठीक, तो नागा बौद्ध धर्म के अनुयायी तो होते हैं, लेकिन अलग अलग समय में ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आने पर कुछ ईसाई भी बन गए हैं कुछ, लेकिन ज़्यादातर जो इनका कह सकते हैं कि प्रारंभिक धर्म होता है, वो क्या होता है? बौद्ध धर्म ही होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका नागा प्रजाति या जनजाति का जीवन यापन या नागा प्रजातियों के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। ठीक है, ये आप थ्योरेटिकल पार्ट ही है, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो लेक्चर सुनते रहिए, 1-2 बार सुन लेंगे तो जो चीज़ें बोली गई हैं, जो चीज़ें लिखी गई हैं, उसको 1-2 बार पढ़ लेंगे तो नागाज लोगों से आप लोग परिचित हो जाएंगे। मुख्य रूप से जो हेडिंग्स है, किन हेडिंग्स के या कह सकते हैं किन हेडिंग के अंतर्गत आपको नागाज या अलग अलग प्रजातियों का अध्ययन करना है या उसके बारे में बताना है या उसके बारे में लिखना है, तो उन हेडिंग्स को दिमाग में रखे रहिए, बाकी काम हो जाएगा। सब चीज़ें कॉमन ही है, कॉमन चीज़ें ही बतानी है। आवास क्षेत्र कैसा है, कैसा देखने में लगते हैं, खाना क्या खाते हैं, रहते कहाँ हैं, घर कैसा होता है, सामाजिक व्यवस्था कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको चर्चा करनी है इस चैप्टर में मुख्य रूप से। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। तो आपकी 3 जनजातियाँ भारत की कंप्लीट हो गई हैं, जिसमें से गद्दीज, संथाल और उसके बाद नागाज। 2-3 जनजातियाँ और बची हैं, उनके बारे में भी आगे के लेक्चर में बात कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद और जय श्री राम।